आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है जी। आपसे एग्जाम में पूछा गया कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में लेखन के अनुसार वर्ण 52 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण जो है लेखन के अनुसार कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा 52। अगर आपसे पूछा जाता है कि उच्चारण के आधार पर वर्णमाला कितने होते हैं या फिर वर्ण कितने होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 44। ठीक है, लेकिन यहीं पर क्या किया जाता है, जो आपका 44 वर्ण है, 44 वर्ण में 2 उच्छिप्त व्यंजन को और 2 अयोगवाह को और मिला दिया जाता है, तो आपके वर्ण कितने टोटल हो जाते हैं, 48 हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हिंदी वर्णमाला को उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर माला को 2 भेद में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक आपका स्वर है, दूसरा आपका व्यंजन है। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या जो है 11 होती है और व्यंजनों की संख्या जो है आपका 33 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनके टाइप की। वर्णमाला है आपका, एक आपका होता है स्वर और एक आपका होता है व्यंजन। अब देखिए यहाँ पर वर्णमाला के भी भेद हुए, अब यहाँ पर इनके भी भेद है, स्वर के भी 3 भेद है और व्यंजन के भी 3 भेद है। कौन कौन से है? एक आपका ह्रस्व स्वर है, दूसरा आपका दीर्घ स्वर और तीसरा आपका प्लुत स्वर है। व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो एक आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इन सभी को हम एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे ताकि आपके एग्जाम में कभी भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप कभी भी इनके क्वेश्चन को गलत ना करें। तो सबसे पहले देखिए वर्ण क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाई? ध्वनि होती है। अगर आपसे एग्जाम पूछा गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बताइए, तो आपका जवाब हो जाएगा ध्वनि। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा ध्वनि। लेकिन लेखन की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई पूछा गया तो आपका जवाब हो जाएगा वर्ण। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्वर वर्ण की। जिस वर्ण के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं, अर्थात इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। अब देखिए स्वर्ण वर्ण किसे कहेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किन्हीं अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ये वर्ण क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, वे आपके स्वर वर्ण कहलाते हैं। देखिए स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। जैसे कि आ ई उ री ए ओ और औ। ठीक है, इनका उच्चारण करने में हमें किन्हीं अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती? 11 होती है। चलिए बात करते हैं हम स्वर की। ठीक है, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा आपका दीर्घ स्वर, तीसरा आपका प्लुत स्वर होता है। लेकिन लघु स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर को ही हम लघु स्वर कहते हैं। चलिए इनके एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहला है आपका ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा इन्हीं को क्या कहा जाता है? लघु स्वर भी कहा जाता है। अब इनकी संख्या कितनी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, इनकी संख्या जो है 4 होती है। अब देखिए ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? आपका अ, ई, छोटा ऊ और री, ये जो है आपके ह्रस्व स्वर है। यानी कि अ के बाद आ को छोड़कर ई के बाद बड़ी ई को छोड़कर ऊ और ऊ के बाद बड़ा ऊ को छोड़कर आपका री, ये हो जाएंगे आपके ह्रस्व स्वर। ठीक है, बात करते हैं दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है या फिर कह सकते हैं ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। तो देखिए कौन कौन से है, ये सबसे पहले देख लीजिए। तो आपका आ, ई, उ और री, ये तो हो जाएंगे आपके ह्रस्व स्वर। अब हमें देखना ये है कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए ओ और औ। देखिए ये हो जाएंगे आपके दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 7 है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 ये है। 4 किनकी संख्या? 4 जो है आपके ह्रस्व स्वर की संख्या, यानी कि लघु स्वर की संख्या कितनी है? लघु स्वर की संख्या 4 है और आपका दीर्घ स्वरों की संख्या जो है आपका
7 है। ठीक है, टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं? टोटल मिलाकर 11 हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्लुत स्वर। आखिर प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर यानी कि लघु स्वर से 3 गुना का समय लगता है, यानी कि 3x का समय लगता है, वे आपका प्लुत स्वर कहलाता है। इसका प्रयोग हम अक्सर पुकारते समय करते हैं। मतलब जो आपका प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर का प्रयोग जो है हम पुकारते समय करते हैं। जैसे कि सुनो, किसी को हम चिल्लाते हैं, उनको पुकारते हैं, सुनो, राम, ओम। ठीक है, ये सभी जो है आपका प्लुत स्वर है। इनका प्लुत स्वर का चिन्ह क्या होता है? प्लुत स्वर का चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके प्लुत स्वर। ठीक है, इनको बोलने में 3x का समय लगता है, यानी कि 3 गुना समय लगता है, वे आपके प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब ये तो हो गए आपके स्वर। अब बात करेंगे हम व्यंजन की, यानी कि कॉन्सोनेंट की। व्यंजन किसे कहते हैं? सबसे पहले इनकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। स्वर जो थे वो क्या थे? मतलब बिना किसी की सहायता से बोले जाते थे, लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे आपके व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है भाई? व्यंजन की संख्या 33 होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके भेद। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। एक आपका स्पर्श व्यंजन है, दूसरा आपका अंतस्थ व्यंजन है, तीसरा आपका ऊष्म व्यंजन है। सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आपको स्पर्श व्यंजन अच्छे से समझ आ गया तो आप बाकी जो आपके सघोष हो गए, अघोष हो गए, महाप्राण, अल्पप्राण, ये सभी जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो इसको बस अच्छे से पढ़िएगा। तो देखिए, पहला है आपका स्पर्श व्यंजन। आखिर स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिसका उच्चारण करते समय, यानी कि स्पर्श व्यंजन का जब उच्चारण करते समय जो हमारा जीभ होता है वो मुख्य किसी भाग जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ में से किसी भी भाग का स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए स्पर्श व्यंजन जो है क से लेकर म तक होते हैं। कहाँ से लेकर? क से लेकर म तक होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। चलिए इनको देखिए, यहाँ पर ये देखिए आपके हो जाएंगे स्पर्श व्यंजन। ये जो है क से लेकर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक होते हैं। क से लेकर आपके म तक होते हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितने अक्षर होते हैं? 5 अक्षर होते हैं। यहाँ पर भी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, नीचे भी 5 होंगे, 1 2 3 4 और 5, 5 पंचे 25। मतलब स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी भाई? 25 है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए क वर्ग, क वर्ग जो है आपके कर्ण से उच्चारित होते हैं। क में कौन कौन थे? क, ख, ग, घ और ड़। ये जो है आपके कर्ण से उच्चारित होते हैं। च वर्ग की बात करते हैं। च, छ, ज, झ और इया, ये जो आपके तालु से उच्चारित होते हैं। कहने का मतलब है आप अगर आपको बोलना हो छाता, तो छाता को बिना इस मतलब आपको बोलना है छाता। ठीक है, तो आपका जीभ जो है तालु के स्पर्श किए बिना छाता नहीं बोल सकता। उसी प्रकार से आपको बोलना है झंडा, तो झंडा बोलने भी आपके तालु का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर आपको चाचा बोलना है तो चाचा में भी तालु को स्पर्श करेगा हमारा जीभ। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके च वर्ग। अब देखिए ट वर्ग क्या होते हैं? ट, ठ, ड, ढ और ड़। ट वर्ग का उच्चारण स्थान जो है आपका मूर्धा है। ठीक है, अब बात करते हैं त वर्ग की। त वर्ग कौन कौन है? त वर्ग में त, थ, द, ध और न है। ठीक है, ये जो है कहाँ से उच्चारित होते हैं? आपके दंत से उच्चारित होते हैं, यानी कि हमारा जो जीभ है वो दांत को स्पर्श करता है इन शब्दों को बोलने में। जैसे कि अगर हमें बोलना है ताजमहल, ताजमहल बोलने पर हमारा जो जीभ है वो दांत को स्पर्श करेगा। थर्मस बोलने पर भी, दवाज बोलने पर भी, धनुष बोलने पर भी हमारा जीभ जो है दांत को स्पर्श करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम प वर्ग की। प वर्ग में आपके प, फ, ब, भ और म, ये जो है इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है? इनका उच्चारण स्थान आपके ओष्ठ से है। तो आप देखिए, आप बिना ओष्ठ के, ठीक है, पापा नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर आपको बोलना है फल तो आप बिना ओष्ठ के फल नहीं बोल पाएंगे। बोल पाएंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे। अगर आपको बोलना है भालू तो भालू बोलने के लिए भी आपको ओष्ठ का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ पर है? ओष्ठ में है। ठीक है, देख लीजिए एक बार और। क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो आपका कंठ है।
च वर्ग का उच्चारण स्थान आपका तालु है, ठीक है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा है, त वर्ग का उच्चारण स्थान आपका दंत है, और प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो आपका ओष्ठ है, ठीक है। ये तो है आपके स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या जो है 25 होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है। अंतस्थ व्यंजन को जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका कंठ होता है, लेकिन जो हमारा जब हम अंतस्थ व्यंजन की मतलब उच्चारण करते हैं तो जो हमारा जीभ होता है वो मुख के विभिन्न भागों को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करता है, पूरी तरह से छूता नहीं है, यानी कि आधा ही स्पर्श करता है, वे आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, वो 4 होती है। कौन कौन से है आपका या, र, ल और व, ये जो है आपके अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। इनकी संख्या 4 होती है। अब बात करते हैं हम ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो वायु रहता है वो हमारे मुख के विभिन्न भागों से टकराती है, जिससे जो हमारा सांस रहता है वो गर्म हो जाता है, जिस वजह से इन व्यंजनों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती। कौन कौन से है, आपका स है, आपका स है, आपका स और आपका ह। ये जो चारों है कौन है, आपके ऊष्म व्यंजन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंतस्थ व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, और ऊष्म व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। और आपका स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है भाई, 25 होती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखिए, दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क और स जो दोनों जो है अलग अलग व्यंजन है, इनके योग से क्या बन रहा है, आपका संयुक्त व्यंजन अक्ष बन रहा है। अलग अलग व्यंजन आपका त और र दोनों हैं, इन दोनों को जब योग होता है तो त्र बनता है, संयुक्त व्यंजन त्र। ज और इया का मेल होने पर संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है। स और र का मेल होने पर संयुक्त व्यंजन स्र बनता है, ठीक है। तो देखिए संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो भाई संयुक्त व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। कौन कौन से है, आपका अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण से जो हमारा जीभ होता है वो ऊपर की ओर उठकर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे आ जाती है, तो ऐसे व्यंजन को हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उच्छिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। एक आपका ड होता है और एक आपका ढ होता है। उच्छिप्त व्यंजन में कौन कौन आते हैं, ड और ढ आते हैं। अब बात करते हैं द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। जब किसी शब्द में 2 समान व्यंजन जो है एक साथ आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वह व्यंजन जो है द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे कि आपका दिल्ली, दिल्ली में जो है ला जो है 2 बार आ गया है, सच्चा में चा जो है 2 बार आ गया, और पक्का में का जो है 2 बार आ गया है। जब 2 समान व्यंजन आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। तो दिल्ली भी द्वित्व व्यंजन में है, सच्चा में द्वित्व व्यंजन है, और पक्का भी आपका द्वित्व व्यंजन है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं आपके अयोगवा के भेद, ठीक है। तो पहला देख लीजिए, उसमें है आपका अनुस्वार। अनुस्वार यानी कि अम की मात्रा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह केवल बिंदु होता है, ध्यान दीजिएगा, इनका चिन्ह केवल क्या होता है भाई, बिंदु होता है। जैसे कि हंस लिखने पर हंस, अंश, कंस, ये सभी जो है आपके अनुस्वार के उदाहरण हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो अनुस्वार है, अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, नाक से होता है, ठीक है। आप बोल के देखिए, हंस, अंश, कंस, ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, आपका नाक है। चलिए बात करते हैं अब हम विसर्ग। विसर्ग यानी कि आहा, ये हो जाएगा आपका विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह होता है, विसर्ग का चिन्ह कौन होता है, आपका ये होता है, आहा की मात्रा होता है, ठीक है। प्रातः, नमः, स्वतः, दुख, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये आपके विसर्ग हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अनुनासिक। अनुनासिक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, आपका चंद्र बिंदु होता है। जैसे कि गांव, दांत, सांप आदि इत्यादि लिखने में हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। अनुनासिक चिन्ह का मतलब है आपका चंद्र बिंदु, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके अनुनासिक। अगर हम अनुस्वार की बात करते हैं, अनुस्वार में होता है केवल बिंदु, विसर्ग में होता है आपका आहा की मात्रा,
और आपका अनुनासिक में होता है चंद्र बिंदु। इसी तरह से आप अगर सीजी पटवारी की तैयारी बिल्कुल बेसिक लेवल से करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक